जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और इकोनॉमी का ये जो सीरीज़ चल रहा है पीवाईक्यू का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, पीसीएस 2023 के लिए, उसमें हम आ चुके हैं मनी एंड बैंकिंग चैप्टर पे। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में हम बहुत सारे आज के भी क्लास में कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। उन कॉन्सेप्ट्स में शामिल होगा जैसे ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। बेसल नॉर्म क्या है ये देखेंगे हम लोग आज। सेबी क्या है, इरडा क्या है ना, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट का रेगुलेशन कौन करता है। इसमें देखिए दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे बीएससी सेंसेक्स ये क्या है, बीएससी क्या है, एनएससी क्या है, शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ टर्म है, बुल एंड बियर, बुल बियर एक है, स्टैग है ना। फिर ये ब्लू चिप कंपनीज पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इन सभी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अभी मैं एक बार में बता दूं इसका डेफिनेशन। बुल एंड, अब देखिए इसका आंसर क्या है, बुल एंड बियर इज टर्म रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, ठीक है ना, शेयर मार्केट। लेकिन अब बुल एंड बियर है क्या, ये तो सॉल्यूशन में नहीं दिया हुआ है कि बुल एंड बियर क्या है और कैसे ये कनेक्टेड है शेयर मार्केट से, है ना। और दिया भी है तो लैंग्वेज इतनी टफ है कि आपको हो सकता है समझ में ना आए। ये बीएससी और एनएससी क्या है, ये सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है समझना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ऐसे रटने को तो आप कुछ भी रट सकते हैं, कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझना है तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो हम साथ साथ में आंसर भी देखते जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते जाएंगे। हम लोग एकदम से क्रम में नहीं चलेंगे, क्वेश्चन के क्रम में ही हम लोग चलेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो देखिए ये हम लोग देख चुके थे। ये है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो है लोन्स, शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। लोन्स हैं, किनको हम शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं, किसको हम मीडियम टर्म लोन बोलते हैं और किसको हम लॉन्ग टर्म लोन बोलते हैं। तो देखिए जो भी लोन 15 महीने से कम के लिए होगा, कितना, जो भी लोन 15 महीने से 15 मंथ से कम के लिए होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म लोन। और 15 मंथ से लेकर के 15 मंथ से लेकर के 5 ईयर तक होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियम टर्म लोन। और जो लॉन्ग टर्म लोन है वो 5 ईयर से प्लस होता है, मतलब 5 ईयर से एक्सेस अगर है तो वो क्या कहेंगे, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म लोन। चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है बेसल। बेसल 3, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बेसल 3 से, बेसल 3 से क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन क्या है ये बेसल, है ना, ये रिलेटेड टू बैंकिंग है, ठीक, ये रिलेटेड टू बैंकिंग है। अब जैसे इसका आंसर क्या है पहले आप वो देख लें। तो इसका जैसे क्वेश्चन है कि बेसल 3 सीक्स टू, बेसल 3 है ना, related to improve banking sector ability to deal with financial and economic stress and improve risk management। हिंदी वाले समझ लें कि यानी जो बैंकिंग सेक्टर की फिनेंशियल और इकोनॉमिक स्ट्रेस को इम्प्रूव करने की और डील करने की, रिस्क मैनेजमेंट को डील करने की जो उनकी एबिलिटी है, वो बेसल मानक द्वारा उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब ये क्या है, ये कहाँ से आ गया कॉन्सेप्ट में, बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स कहाँ से आ गए। देखिए इसको आप समझिए, इस कॉन्सेप्ट को। तो बेसल जो है वो एक स्थान है जो कि स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ऑफिस है बेसल कमिटी की, है ना, बेसल कमिटी जो बनाई गई थी बैंकिंग सुपरविजन के लिए, उसकी ऑफिस कहाँ पे है, यहीं बेसल में ही है। और बेसल कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। तो टाइम टू टाइम क्या किया गया, एक बेसल कमिटी बनाई गई वहाँ पे, इसीलिए इसका नाम बेसल नॉर्म्स रखा गया, क्योंकि ये वहीं पे जो कमिटी बनाई गई, जो उसकी हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, बेसल में ही है, और बेसल स्विट्जरलैंड में, इसीलिए इसका नाम है बेसल नॉर्म्स। तो वो लोग जो नॉर्म्स बनाते हैं बैंक को, है ना, वो लोग क्या करते हैं, बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, उसके रिस्क को समाप्त करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, है ना,
और अपनी इन सारी चीज़ों को, बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए ये कमिटी क्या करती है, एक टाइम टू टाइम नॉर्म्स बनाती चली जाती है कि अच्छा अब की बार ये, इस बार ये इन्वॉल्व किया जाए, इस बार ये इन्वॉल्व किया जाए, इस बार ये इन्वॉल्व किया जाए, है ना। हालांकि इनके जो सजेशंस हैं वो मेंबर कंट्रीज़ के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो माने ही ना माने, लेकिन ये एक नॉर्म्स बना के देती हैं कि कैसे कैसे आप कम कर सकते हैं। उसी नॉर्म्स को जब पहली बार आया तो बेसल मानक 1 बोला गया, फिर बेसल मानक 2, बेसल मानक 3, ठीक। तो ये किससे रिलेटेड है, ये बैंकिंग सेक्टर में रिस्क मैनेजमेंट से, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आरबीआई पे, ठीक। आरबीआई के बारे में मैंने बताया ही था आप लोगों को। इसका बस ये जानिए कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। क्वेश्चन का जो आंसर है 1 अप्रैल 1935। ये सेंट्रल बैंक है, इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं, ये बैंक्स को मनी प्रोवाइड करता है, ठीक। 1 अप्रैल 1935 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। हेड ऑफिस कहाँ पे है इसका, मुंबई। कहाँ पे है, मुंबई में। हेड ऑफिस इसका मुंबई में है, ठीक। नेक्स्ट है 1 रुपी नोट इज इशूड बाय, किसके द्वारा, फिनेंस मिनिस्ट्री। फिनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 1 रुपए का नोट जो है वो इशू किया जाता है और इस पर सिग्नेचर किसका होता है, फिनेंस सेक्रेटरी का होता है। इस पे सिग्नेचर किसका होता है 1 रुपए के नोट पे, फिनेंस सेक्रेटरी का होता है। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय, मॉनेटरी पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय। अब मॉनेटरी पहले क्या होता था, सीधे सीधे ये आरबीआई द्वारा ही फॉर्मुलेट कर देता था, लेकिन फिर क्या हुआ कि इसमें गवर्नमेंट का भी रोल हो, इसके लिए क्या किया गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाई गई जो कि कंस्टिट्यूट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी द्वारा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए अब आपके, ठीक ना। इनको समझना क्या है, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। आप लोग जानते हैं ये है क्या, क्या आप लोग जान रहे हैं ये है क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। देखिए ये क्या है ना, इनको आप समझिए। जब मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करने के लिए 2 तरह के टूल्स हैं, ट्रेडिशनल टूल, नॉन ट्रेडिशनल टूल। आप इनको समझिए। मॉनेटरी पॉलिसी को कंप्लीट उसको क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए 2 तरह के टूल्स हैं। वो 2 तरह के टूल्स ट्रेडिशनल हैं और नॉन ट्रेडिशनल टूल हैं। तो ट्रेडिशनल टूल में भी, ट्रेडिशनल टूल जो है 2 भागों में विभाजित है, क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव जो टूल है, क्वांटिटेटिव टूल है, उसमें 8 तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। 8 टूल हैं, 8 टूल हैं, जिसमें से आपको पीसीएस जिन 3-4 पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है उनको हम देख लेंगे। 8 टूल्स में जो 8 टूल्स हैं उसमें कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जान जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। ये लेक्चर देखिए, पहला है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तीसरा है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। चौथा है बैंक रेट, बैंक रेट। 5वां है रेपो रेट, ठीक। 6ठा है रिवर्स रेपो रेट, ठीक। 7वां है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और 8वां है SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसमें से आपको सारे नहीं देखने हैं, जो 4-5 इंपॉर्टेंट हैं वो हम लोग देखेंगे। तो ये समझ गए ओपन मार्केट ऑपरेशन है क्या, ओपन OMO। ये क्वांटिटेटिव टूल है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी जिसके हेल्प से कंट्रोल की जाती है, जिसकी मदद से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग
देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पे, इनको हम लोग लाइन से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये कैश रिजर्व रेशियो क्या है, CRR। ठीक, ये पूरे अमाउंट का वो अमाउंट है NDTL, नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी, यानी कि डिमांड डिपॉजिट और जो डिमांड डिपॉजिट है और फिक्स डिपॉजिट, ये उसका क्या है, NDTL किसको बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, जो टोटल कलेक्शन होता है, ठीक है ना, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का जो टोटल कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, NDTL, ठीक है ना, यानी जो टोटल कलेक्शन है बैंक के पास। और कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, इस NDTL का वो हिस्सा जो बैंक को RBI के पास कैश फॉर्म में जमा करना होता है। कहाँ जमा करना होता है, कैश फॉर्म में जमा करना होता है। कौन जमा करता है, बैंक जमा करती है। और किसके पास, RBI के पास। किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, ठीक है ना, कैश के फॉर्म में जमा करती है। तो इसको क्या बोलते हैं। अब देखिए, अब ये क्यों लाया गया, थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्लास आप लोगों की तो है नहीं कि मैं पूरा डिटेल में इसको समझाऊं, क्योंकि मान लीजिए इन्फ्लेशन कंट्रोल, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके पास, इसको ऐसे समझिए कि CRR और SLR से क्या फ़र्क पड़ता है। आप इसको समझिए ऐसे कि जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास 500 रुपये हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे 5 लोग हैं, ये लोग मार्केट जाने वाले हैं, खरीदारी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, अगर मान ली महंगाई को कम करना है, अब सपोज कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेना है, इसको सपोज कि ये 3 डेयरी मिल्क हैं, 3 डेयरी मिल्क हैं, ठीक है ना, 3 डेयरी मिल्क हैं यहाँ पे। अब ये क्या करना है, लोग हैं 5, यहाँ पे 500 रुपये आपके पास हैं सपोज कीजिए, और ये है RBI। अब इसको आप अपने उदाहरण से आप समझिए कि ये 5 लोग हैं। अब सपोज कीजिए कि आपने क्या की, ये इसकी कॉस्ट कितनी है, सपोज कीजिए कि ये 10-10 रुपए की है, 10-10 रुपए की है। अब सपोज कि ये लोग आपके पास लोन के लिए गए कि हमको डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीदनी है और हमको लोन दे दिए 10-10 रुपए का। ऐसे ही सपोज कीजिए कि 50 लोग हैं, 50 लोग हैं, ठीक। तो अब ये 50 लोग हैं, ऐसे ही सपोज कीजिए, आप मान लीजिए कि ऐसे 50 लोग हैं। अब ये सभी लोग गए लोन मांगने, तो ये क्या करेगा, अपना पूरा 500 रुपये उठा करके दे देगा इन लोगों को। और सपोज ये 3 डेयरी मिल्क हैं, यहाँ पे 3 कोई चीज़ और है, बेड है, किसी को फ्रिज खरीदना है, किसी को कार खरीदना है, इसे ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, कार है, बेड है ना, कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। अब सपोज कीजिए कि ये लोग क्या किए, आपके पास गए कि भैया हमको उधार दे दो, तो आप क्या करेंगे, 10 रुपये इनको दे देंगे, 10 रुपये इनको, 10 रुपये इनको, 10 रुपये इनको, 10 रुपये इनको, ठीक। आप सारे पैसे आपने बांट दिए। तो अब क्या होगा, अब सोचिए क्या होगा कि आपने सबको पैसे दे दिए, तो सब लोग अब डिमांड करना शुरू कर देंगे, कोई चॉकलेट, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। आपने पता चले 100 रुपये इनको दिए थे, ये जा करके कुछ और, है ना, 100 रुपये की कोई चीज़ डिमांड करने लगे, ठीक। तो अब क्या होगा, आप RBI आपको देख रही है कि आप पैसे लोगों को बहुत ज़्यादा बांट रहे हो, जिसकी वजह से सबके पास पैसे आ गए, सबके पास पैसे आ गए और मार्केट में डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो महंगाई क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। अब देखिए ना, प्याज की सप्लाई, जब मार्केट में क्या होता है, प्याज की सप्लाई एकदम रोक दी जाती है, कभी ब्लैक मार्केटिंग करके, कभी सड़ जाने की वजह से, कभी ट्रक नहीं आ पाने की वजह से, कभी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं सही से चल पाने की वजह से, कभी प्रोडक्शन नहीं हो पाने की वजह से, जब प्याज की एकदम से क्या होती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो क्या होता है, डिमांड एकदम उसका हाई, सबको चाहिए होता है, और सप्लाई कम है, तो क्या होता है, प्याज 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो, 160 रुपये किलो, 200 रुपये किलो तक चला जाता है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये पैसे सबको बांट रहे हैं। अब RBI क्या करेगी, इनको कहेगी ऐसा है, लोग डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तुम पैसा बहुत ज़्यादा बांट रहे हो, तुम कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करो, CRR। ये जो है ना, इसमें से 200 रुपये तुम मेरे पास, एक एग्जाम्पल बस समझिए, ऐसा कुछ है नहीं कि इतना बड़ा अमाउंट RBI नहीं जमा कराती है, छोटा अमाउंट जमा कराती है, लेकिन समझिए, अब RBI कहे मान लिया आपसे कि ले आके 200 रुपये हमारे पास कैश तुम जमा करो,
तो अब आपके पास कितने रुपए रह गए टोटल लोगों को बांटने के लिए? 300। तो जब आप इन लोगों को जहां 500 बांटना था 300 बांटे, तो ये लोग डिमांड, पैसा कम तो डिमांड कम, तो डिमांड कम है ना, डिमांड कम होगा तो क्या होगा कि चीजें सस्ती होती चली जाएंगी और इन्फ्लेशन इससे कम होगा, है ना। लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा प्याज खरीदने के लिए, ठीक है ना, पैसा ही नहीं रहेगा प्याज खरीदने के लिए, तो क्या करेंगे लोग, डिमांड कम कर देंगे और फिर धीरे धीरे फिर प्रोडक्शन धीरे धीरे थोड़ा ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगी तो फिर मैनेज होने लगता है रेट। अब सपोज कीजिए कि सबके पास इतने पैसे हो जाएं, किसी को 160 रुपए देने में कोई दिक्कत ही नहीं है प्याज के लिए, तो फिर पता चलेगा कल को प्याज का रेट ही नहीं कम होगा, है ना। उस सेम अमाउंट में लोग डिमांड करते जाए, जितना पता चले प्याज मान लीजिए 100 किलो बिक रहा था जब वो 20 रुपए किलो था, और 100 ही किलो बिक रहा है जब वो 200 रुपए किलो है, और सबके पास पैसे ही पैसे हैं, तो फिर ये रेट कम ही नहीं करेगा, ये रेट कम ही नहीं करेगा और महंगाई एकदम से आसमान छू देगी, ठीक ना। तो ये समझ में आया कि क्यों कैश रिजर्व रेशियो इंपॉर्टेंट है, मेंटेन कैसे होता है ये। और दूसरा जो है वो SLR है, SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कैश प्लस गोल्ड प्लस सिक्योरिटीज, ये तीनों क्या होती हैं, जमा हो जाती हैं, ये तीनों क्या होती हैं, तीनों जमा होती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको लिक्विडिटी रेशियो बोला जाता है, ठीक, क्योंकि ये सिर्फ कैश में नहीं जमा होती हैं, ये किसी भी चीज़ में सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में जमा हो सकती हैं, गोल्ड के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ये जमा हो सकती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये सिक्योरिटीज़ क्या है, कुछ लोग पूछेंगे तो गवर्नमेंट एक पेपर प्रोवाइड करती है, अब तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाता है, गवर्नमेंट एक पेपर प्रोवाइड करती है जिसपे ये वादा करती है कि मैं इतने पैसे देने के लिए मतलब बाध्य हूँ, उसको RBI को देती है, RBI कुछ उसको पैसे दे देती है, और उसी को क्या कहते हैं, इसको और अच्छे से समझने के लिए पूरी क्लास लेनी पड़ेगी बाकायदे हमको अच्छे से, कि बिल, सिक्योरिटीज़, ये सब सारी चीज़ों के लिए, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, ये इसी को क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट समझिए कि ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। देखिए, इट इज अ मैकेनिज्म, इंग्लिश वाले पहले समझ लें, इट इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच RBI परचेज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन फॉर्म ऑफ बिल एंड बॉन्ड्स टू द बैंक एज वेल एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, जिसमें अपने बिल और बॉन्ड्स को क्या करती है गवर्नमेंट, शेयर और सेल और परचेज करती है, उसको क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये क्या है, ये भी एक क्वांटिटेटिव टूल है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का, ठीक। नेक्स्ट है रेपो, उसके बाद रिवर्स रेपो। क्या है रेपो और क्या है ये रिवर्स रेपो? तो रेपो का फुल फॉर्म क्या है, रीपर्चेज ऑप्शन। रेपो का फुल फॉर्म क्या है, रीपर्चेज ऑप्शन, ठीक है ना। और ये इंग्लिश वाले समझ लें, इट्स अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI लेंड्स शॉर्ट टर्म फंड्स टू कॉमर्शियल बैंक्स। यानी एक ऐसा रेट है जिसपे RBI लेंड करती है, RBI देती है एक शॉर्ट टर्म फंड, किसको, कॉमर्शियल बैंक को। और रिवर्स रेपो क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, रेट एट विच बैंक लेंड्स टू RBI, यानी कि जिस रेट पे बैंक RBI के पास अपने पैसे को जमा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट है RBI का अकाउंटिंग ईयर। RBI का अकाउंटिंग ईयर क्या होता है ना। तो RBI का अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक। देखिए इनके ये जो सारे हैं इनके इस्टेब्लिशमेंट का ईयर पूछा हुआ है, ठीक। तो IFCI का है 1948, ICICI का है 1955, IDBI का है 1964, और इसमें एक और है UTI का साथ में लिख लीजिए, ये भी 1964 में ही इस्टेब्लिश हुआ था। सेबी 1988, LIC 1956, ठीक। IRDA 2000, IRDA,
ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है। ठीक, नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट इज डन बाय। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट इज डन बाय, कौन रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को? सेबी। ये जो पढ़ा ना आपने, सेबी। तो सेबी का काम क्या होता है? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना। नेक्स्ट, लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड, लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ठीक, अब देखिए यहां पे फिर कॉन्सेप्ट आ गया। ये तीनों क्वेश्चन जो है वो आपके कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व हो पाएंगे। तो इसमें है बीएससी सेंसेक्स क्या होता है, ठीक है, इसको आप समझिए। इसको आप समझिए कि ये तीनों हैं क्या। वेट फॉर अ मिनट, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिए आप लोग। देखिए, चलिए सबसे पहले ये समझिए कि ये टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ये समझिए आप। सबसे पहले आपका यहीं पे क्या है, स्टॉक मार्केट जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। रुक जाइए, पेन चेंज कर लो। स्टॉक एक्सचेंज, ठीक, ये क्या है? इंग्लिश वाले समझ लें। वंस अ कंपनी हैज सोल्ड इट शेयर डायरेक्टली टू द इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स, investors will require a platform over which these share can be sold to the other interested buyers. This platform is called stock exchange. हिंदी वाले इसको समझ ले कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। देखिए, जब एक बार कंपनी अपना शेयर बेच देती है, किसको? इन्वेस्टर को, ठीक है ना। कोई कंपनी है ए, इसने क्या किया, कोई शेयर होल्डर है बी और सी, इनको अपना शेयर बेच दिया, ठीक, इस बात को आप समझिए। तो स्टॉक एक्सचेंज में यहां पे सेलिंग एंड परचेज नहीं होता है, इनके बीच नहीं होता है, ठीक ना। किसके बीच होगा? अब जब ये बी अपना शेयर किसी ई और एफ को शेयर करना चाहेंगे, किसी ई पर्सन और एफ पर्सन को जब ये शेयर करना चाहेंगे, ये सेल करना चाहेंगे, तो ये कहां जाएंगे? स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज में एक प्लेटफॉर्म है जहां पे इनकी कंपनी लिस्ट कर दी जाएगी और फिर ये क्या करेंगे, वहां से इनसे खरीद लेंगे। तो यहाँ पे रीसेल होता है शेयर का, समझिएगा, है ना। ये कंपनी यहाँ पे डायरेक्ट सेल नहीं करती है, इन्वेस्टर सेल करता है दूसरे इन्वेस्टर को, ठीक ना। और जो सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो न्यूयॉर्क का है। सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो न्यूयॉर्क का है। जो भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है ना, जो 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं वो कौन से हैं? एनएससी और बीएससी, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, ये 2 प्लेटफॉर्म हैं जहां पे स्टॉक एक्सचेंज की सेल और परचेज होती है। जहां पे क्या होती है? स्टॉक एक्सचेंज की सेल और परचेज होती है। तो क्या अभी तक आप खुद देखिए, आप स्वयं इस चीज़ को देखें कि क्या आप कनेक्ट कर पा रहे थे कि ये बीएससी सेंसेक्स ये क्या है, ये ठीक है ना। ये सेंसेक्स क्या होता है? एक है निफ्टी, एक है सेंसेक्स। आज ही आपका फंडा क्लियर हो जाएगा इसी लेक्चर में, ठीक है ना। तो देखिए, इसके 2 स्टॉक एक्सचेंज आपने देखे, 2 मार्केट देखे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। और एक तीसरा नए तरीके का स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया INX, इंटरनेशनल एक्सचेंज, जो कि सबसे नया स्टॉक एक्सचेंज है। 2017 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक। 2017 में इसको लिस्ट किया गया है। देखिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, इनके ना अलग अलग इंडेक्सेस हैं, ये अलग अलग इंडेक्सेस जारी करती हैं। क्या करती हैं? ये अलग अलग इंडेक्सेस जारी करती है। तो जो इंडेक्स एनएससी ज्वाइन करती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो इंडेक्स जारी करती है, उसको बोलते हैं हम लोग निफ्टी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निफ्टी।
और जो ये BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो जारी करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, सेंसेक्स। सेंसेक्स, ठीक। तो ये दोनों के क्या है, ये इन दोनों की क्या है ना, इंडेक्सेस हैं, ठीक है ना, इंडेक्सेस हैं जिसमें ये कंपनी को लिस्ट करती हैं। तो इसमें देखिए निफ्टी में 50 बड़ी कंपनीज लिस्टेड हैं और उसी तरह सेंसेक्स में भी हैं, ठीक है ना। सेंसेक्स में भी 30 बड़ी कंपनीज हैं, ठीक, 30 बड़ी कंपनियां इसमें हैं, 30। अब इनकी ये क्या करता है, रैंकिंग, कि किस कंपनी का शेयर ज़्यादा उछाल ले रहा है उसको ये ऊपर रखेगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। तो अब आप समझ में आया कि कभी लोग बोलते थे निफ्टी, कभी बोलते हैं सेंसेक्स, कभी बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कभी बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये समझ में आया कि कैसे ये सारे रिलेटेड हैं एक दूसरे से। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि अब ये क्या है कि इसको समझिए, दो तरह के मार्केट हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट तो वो होता है जिसमें इनकी परचेज एंड सेल होती है, और सेकेंडरी मार्केट ये होता है, ठीक है ना, सेकेंडरी मार्केट जो इनमें परचेज एंड सेल होती है। तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट, ये हो गया सेकेंडरी मार्केट। चलिए इसको हटा देते हैं। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब ये देखिए, ये आपका हो गया कि नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड इन BSE सेंसेक्स। इसका आंसर क्या होगा, कितनी कंपनीज जो है वो BSE सेंसेक्स में लिस्टेड है, 30 अभी बताया था आपको सेंसेक्स में, और निफ्टी में 50। तो अगर क्वेश्चन आ जाए अगली बार निफ्टी वाला तो क्या होगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है तो अगली बार निफ्टी वाला आ जाए तो उसमें 50 है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बुल एंड बियर इज अ टर्म रिलेटेड टू। बुल एंड बियर क्या है, अब ये समझिए, ये नया कॉन्सेप्ट है बुल एंड बियर। देखिए उसके पहले हम लोग समझते हैं ये ब्लू चिप कंपनीज क्या है। ब्लू चिप कंपनीज क्या है, देखिए इसका आंसर सीधे सीधे दे दिया है ब्लू चिप कंपनीज का, कि ये वो कंपनीज हैं, ब्लू चिप कंपनीज क्या है, ये वो कंपनीज हैं जिनके जो शेयर्स हैं लगातार कंटिन्यूअस ये उछाल लेते रहते हैं। आर शेयर्स गिविंग कंसिस्टेंट हाई रेट ऑफ रिटर्न्स, जो कंसिस्टेंटली क्या कर रहे हैं, एक हाई रेट ऑफ रिटर्न देते जा रहे हैं। तो उस कंपनीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू चिप कंपनीज, ठीक। इनके बारे में अगर और जाने हम लोग ब्लू चिप कंपनीज में, तो ये साइज में बड़े होते हैं, है ना, इनकी कंटिन्यूअस ग्रोथ की एक बड़ी हिस्ट्री होती है। ये क्या होते हैं, लेस रिस्की होते हैं, इनका जो रिस्क होता है वो कम होता है, ठीक। चलिए इतनी बात आप समझ गए, ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो बुल एंड बियर है, देखिए कई सारे टर्म्स हैं, इनके अलावा भी क्वेश्चन तो सिर्फ इन्हीं पे आया है, लेकिन इनके अलावा भी जिस पे क्वेश्चन आया है वो है स्टैग। तो पहले समझें बुल क्या है। देखिए ये दोनों इन्वेस्टर्स हैं, बुल एंड बियर, बुल, बियर और स्टैग, ये तीनों क्या हैं, इन्वेस्टर्स हैं। जिसमें जो बुल है, जो बुल उसको कहते हैं, ये जो बिलीव करता है कि मार्केट इज गोइंग टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये ऐसा इनका विश्वास होता है, जब कोई व्यक्ति ऐसा उसको विश्वास हो जाए कि जो मार्केट है, जो शेयर मार्केट है वो ऊपर जाने वाला है, जो हमारा जो शेयर मार्केट है उसकी जो वैल्यू है वो ऊपर जाने वाली है शेयर की, और वो क्या करे, एक ऑप्टिमिस्टिक सोच का हो, उसकी सोच कैसी, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हो, है ना। तो वो क्या करेगा, ऐसे जो जिस आदमी का विश्वास ऐसा होगा वो क्या करेगा, शेयर को खरीदने में विश्वास रखेगा कि इस शेयर को क्या किया जाए, खरीदा जाए। तो बुल क्या करेगा, वो आदमी है जो पॉजिटिव सोच के साथ है, इसको लगता है शेयर का ग्रोथ होने वाला है ना, शेयर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, शेयर को क्या करेगा, ये परचेज करेगा। और बियर उसका ठीक उल्टा है, इसको लगता है मार्केट डाउन होने वाली है, ग्रोथ नहीं होगा, मार्केट क्या होती है, नीचे की तरफ जाने वाली है, शेयर में नुकसान होने वाला है, मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है। तो ये क्या करेगा, ये शेयर को बेचना शुरू कर देगा, ये शेयर को बेचना शुरू कर देगा, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, बियर।
अब देखिए इन्हीं से टर्म आता है बुलिश एंड बियरिश। तो बुलिश अगर कोई बोले तो इसका मतलब क्या आप समझेंगे? कोई बोले शेयर मार्केट इज बुलिश, है ना, मार्केट ऑफ शेयर इज गोइंग इन बुलिश डायरेक्शन, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि बुलिश यानी कि लोग शेयर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि शेयर मार्केट में उछाल आ रहा है। और लोग बोलेंगे शेयर मार्केट इज बियरिश। जब लोग बोलेंगे कि शेयर मार्केट इज बियरिश तो आप उससे क्या अर्थ निकालेंगे कि यानी शेयर मार्केट डाउन होता चला जा रहा है, ठीक है ना, शेयर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अब ये स्टैग कौन है? स्टैग ये भी इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इनका बिलीव बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। ये इनको लगेगा कि कंपनी ए जो है वो फायदे में जाने वाली है या फिर 3 महीने बाद नुकसान में, 2 महीने बाद नुकसान में जाने वाली है, तो ये तुरंत खरीदेंगे और फिर तुरंत क्या करेंगे, बेच देंगे। इनका दोनों टाइप का होता है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, समझ गए। तो ये इतना था आपका आज का कॉन्सेप्ट और इनका आंसर्स थे इनके। अब देखिए कुछ और चीज़ें हैं उनको समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट में इसी के साथ साथ समझा दूँ, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा उस पर क्वेश्चन, है ना, लेकिन आप समझ लीजिए इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग ये क्या होती है? इसमें इस टर्म में इसका मतलब क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि इंडिविजुअल है वो अपने पोजीशन का इस्तेमाल करके कंपनी के सीक्रेट्स किसी से शेयर कर रहा है और इस बात के लिए वो प्रोवोक कर रहा है कि अब आप खरीद लें या अब आप ना खरीदें, यानी वो अंदर की बातों को लीक कर रहा है, कंपनी के अंदर की बातों को वो लीक कर रहा है और शेयर मार्केट को क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, शेयर इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइड कंपनी के अंदर की बात को वो बाहर कर रहा है, ठीक है ना। और फिर एक टर्म और है सर्कुलर ट्रेडिंग। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी जो है शेयर मार्केट को लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। लोग आपस में ही क्या करते हैं, मिल बांट करके शेयर को ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं। तो जब इस तरह की तरीके काम करें, आपस में ही मिलजुल करके शेयर के प्राइस को ऊपर नीचे लाने की कोशिश करें, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलर ट्रेडिंग। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, ठीक है ना, शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो अब आप इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करिए, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में कम से कम बताया कीजिए आप लोग, मेरा उत्साह बढ़ता है और फिर अगर कोई कमी होगी तो उसको और सुधार किया जाएगा उसमें, ठीक है। वैसे कमी की गुंजाइश कम ही है, क्योंकि ये फंडामेंटल क्लास तो है नहीं कि मैं आपको 4 घंटे दे करके इस चैप्टर को समझाने की कोशिश करूँ, वरना मनी बैंकिंग ही मैंने देखा हुआ है कि लोग 20-20 घंटे पढ़ाए हुए हैं, ठीक ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।